तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बैंक्स का मीनिंग समझते हैं कि बैंक्स क्या होती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि पब्लिक से पैसा डिपॉजिट की फॉर्म में एक्सेप्ट करती है और फिर उसी पैसे को जो है पब्लिक को लोन के रूप में भी दे देती है। जैसे एग्जांपल के यहाँ पर देखो, एक पर्सन ए है, ठीक है, जिसके पास यहाँ पर जो है 50 करोड़ रुपीज है। क्लियर है? तो बैंक क्या करता है, ठीक है, बैंक क्या करता है, ये 50 करोड़, ये जो पर्सन है वो बैंक में इस 50 करोड़ रुपए को जमा करवाता है। तो बैंक ने क्या किया, इस 50 करोड़ रुपए को है डिपॉजिट की फॉर्म में ए पर्सन से ले लिया। उसके बाद इसमें से कुछ हिस्सा अपने पास वो रिजर्व करके रखता है। मान लो यहाँ पर जो है वो 40 करोड़ रुपीज, ठीक है, 40 करोड़ रुपीज और 10 करोड़ उसने अपने पास रिजर्व करके रख लिए, और बाकी जो 40 करोड़ रुपीज है यहाँ पर एक पर्सन भी था जिसको लोन की जरूरत है, उसको यहाँ पे लोन में दे दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर फंक्शनिंग होती है यहाँ पर बैंक। क्लियर है? जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम करती है उसे हम यहाँ बैंक की कैटेगरी में जो है ले आते हैं। क्लियर है? तो सिंपल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जब हमने फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग समझा था तो ये हमने ये भी पढ़ा था कि बैंक्स जो हैं उस फाइनेंशियल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट होती है। तो अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन कहाँ दी गई है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5 में। ठीक है, बैंकिंग की जो डेफिनेशन है वो हमारी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5 में दी गई है। अब ऐसा क्यों, देखो, जो इंडिया में जो बैंक्स रेगुलेट की जाती है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। जब भी बैंक्स अपना फंक्शनिंग करेंगे तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रूल्स एंड प्रोविजंस को फॉलो करके ही यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, बैंक इज द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक से मनी एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट की फॉर्म में। अब उसको डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का पर्पस क्या है बैंक का, ताकि वो उस पैसे को जो है लोन के रूप में दे सके, यानी कि लैंडिंग कर सके। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर अदरवाइज। ठीक है, तो यहां पर देखो, जो पैसा बैंक ने पब्लिक से डिपॉजिट की फॉर्म में एक्सेप्ट किया है, या तो वो डिमांड पे, यानी कि जब पब्लिक डिमांड करेगी तब बैंक वो पैसा उसको पे करेगा, क्योंकि वापस भी तो पैसा करना है, या फिर कोई चेक देगा कस्टमर या कोई ड्राफ्ट बनाया जाएगा, तब ये पैसा जो है रीपेबल होगा। क्लियर है आपको? अगर हम पूरी डेफिनेशन को यहाँ पर पढ़ें तो क्या, बैंक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पहले पब्लिक से पैसा डिपॉजिट की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगी ताकि उस पैसे को वो जो है लोन के रूप में दे सके, लैंडिंग कर सके, और वो जो पैसा उसने पब्लिक से लिया है डिपॉजिट की फॉर्म में वो डिमांड पे भी रीपेबल होता है, या फिर अगर कोई कस्टमर यहाँ पे चेक, ड्राफ्ट वगैरह भी बनवाता है तो उस केस में भी वो पैसा वापस करना पड़ता है बैंक को। क्लियर है आपको? ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन थी बैंक्स की। क्लियर है? तो यहां पर देखो, एक चीज आपको क्लियर होगी, मेन काम क्या है उसका, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लैंडिंग करना। ठीक है, तो वो हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर बैंक कितने तरह के जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले यहां पर देखो, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। जो पैसा वो पब्लिक से लेती है, ठीक है, पैसा लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट कितने तरह के होते हैं, मेनली हमारे डिपॉजिट जो है दो तरह के होते हैं। हम ब्रॉडली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट, और एक हमारा यहाँ पर होता है टर्म डिपॉजिट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डिमांड डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो रीपेबल होते हैं डिमांड पे, यानी कि अगर कस्टमर ने ये पैसा बैंक के पास जमा करवाया है तो कस्टमर जब भी डिमांड करेगा, जो बैंक है उसको वो पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने यहाँ पर जो है 5000 रुपीज जो है बैंक में जमा करवा दिए। क्लियर है? ठीक है, और ये क्या, कौन सा डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है। तो यहाँ पर देखो, ए पर्सन है यहाँ पर 15th ऑफ महीने की 15 तारीख को यहाँ पर बैंक से मांग लिया कि ये पैसा मुझे चाहिए, तो बैंक को उसी वक्त ये पैसा जो है उसे वापस करना पड़ेगा जब भी कस्टमर यहाँ पर डिमांड करेगा। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। क्लियर आपको? एग्जांपल्स आप लोग को पता है, सेविंग्स अकाउंट, हमारा करंट अकाउंट, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टर्म डिपॉजिट। अब टर्म डिपॉजिट क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट हमारा डिमांड डिपॉजिट का। इसमें क्या होता है कि हम जो पैसा जमा करवाते हैं बैंक के पास वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा करवाते हैं, और वो बैंक हमें जो पैसा पे करेगा जब वो पीरियड जो है खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो एक पर्सन है, उसने जो है यहाँ पर 5000 रुपीज जो है बैंक में जमा करवाई है 5 सालों के लिए। ठीक है, बैंक, ये पर्सन ने कहा था कि पैसा मैं आपके पास 5 सालों के लिए यहाँ पर जमा करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये जो बैंक है, ये जो 5000 रुपीज है इस ए पर्सन को तब वापस करेगा जब ये 5 पीरियड का टाइम पीरियड जो है ओवर हो जाएगा। ऐसे डिपॉजिट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, टर्म डिपॉजिट। इसकी एग्जांपल हमारी कौन कौन सी, एक एफडी हो गई हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट, एक हमारी आरडी होती है। ठीक है, वो दो मेन एग्जांपल्स है हमारे यहाँ पर टर्म डिपॉजिट की। ऐसे डिपॉजिट जिसको हम एक फिक्स पीरियड के लिए जो है जमा करवाते हैं, और उस फिक्स पीरियड से पहले हम उसको जो है विड्रॉ नहीं करवा सकते। क्लियर है आपको? क्लियर है? बाकी इसमें आप लोगों को पता है कि नॉर्मली हम विड्रॉ करवा
सकते हैं, बस इंटरेस्ट थोड़ा यहाँ पर हमें कम मिलता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ एडवांसेस। अब ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक, इसको बाद में लोन देता है। एडवांसेस का मतलब जो यहाँ पर लोन देता है, तो लोन भी यहाँ पर बैंक जो है दो तरीके के देता है। एक हमारा यहाँ पर होता है फंड बेस्ड एडवांसेस यानी कि लोन्स, और दूसरा हमारा यहाँ पर होता है नॉन फंड बेस्ड। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर देखो फंड बेस्ड एडवांसेस में यहाँ पर जो बैंक है वो यहाँ पर बोरोवर को एक्चुअली में कैश देता है, मतलब कि हार्ड कैश यहाँ पर प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल के लिए एक ए पर्सन है, बैंक के पास जाता है कि मुझे यहाँ पर 50,000 रुपीज का यहाँ पर लोन चाहिए, तो बैंक ने इसके अकाउंट में जो है 50,000 रुपीज ट्रांसफर कर दी, यानी कि 50,000 रुपए इसको दे दिया। इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? फंड बेस्ड लोन, जिसमें एक्चुअली में फंड जो है देता है बैंक बोरोवर को। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं। द फंड बेस्ड लैंडिंग इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ लोन विच एक्चुअल कैश इज गिवन टू द बोरोवर बाय द बैंक। एक्चुअल में कैश यहाँ पर दिया जाता है। अब कैश देने का मतलब ये नहीं है कि कैश हाथ में पकड़ा देता है, उसके बैंक अकाउंट वगैरह में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, कैश भी दे सकता है। उसके बाद देखो सच लोन इज बैक्ड बाय प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ये जो फंड बेस्ड लोन है, जब भी बोरोवर लेगा तो उसके लिए उसको कोई ना कोई यहाँ पर जो है सिक्योरिटी यहाँ पर देनी ही पड़ेगी, और सिक्योरिटी हमारी दो तरीके की होती है, प्राइमरी और कोलैटरल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर फंड बेस्ड लैंडिंग इंक्लूड डिमांड लोन, टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कुछ हमारी यहाँ पे एग्जांपल है फंड लोन्स की, जैसे कि डिमांड लोन है, ठीक है, जो कि डिमांड पे पेबल होता है। टर्म लोन है, फिक्स पीरियड के लिए बैंक यहाँ पे लोन देती है। कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है। ये हमारे कुछ एग्जांपल है फंड बेस्ड एडवांसेस की। क्लियर है? और जो फंड बेस्ड हमारे एडवांसेस होते हैं उस पे जो है बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो डेली बैलेंस बचा होता है ना, जितना लोन हमने बैंक से लिया होता है, ठीक है, उसके ऊपर बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे फंड बेस्ड एडवांसेस के। नेक्स्ट देखो हमारा नॉन फंड बेस। ठीक है, अब नॉन फंड बेस क्या है? ऐसा लोन एंड एडवांसेस जिसमें बैंक एक्चुअली में बोरोवर को फंड नहीं देता, मतलब कि एक्चुअली में कैश नहीं देता। इसमें क्या करता है बैंक? एक गारंटी दे देता है जिसकी वजह से उसे क्रेडिट मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखो एक ए पर्सन है, यहाँ पर एक ए पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर क्या करता है? बी पर्सन से ये जो है 50,000 रुपीज लेना चाहता है, उधार पे 50,000 रुपीज यहाँ पर लेना चाहता है। पर बी पर्सन इसने क्या कहा ए को कि आप मुझे ना किसी एक ऐसे पर्सन की गारंटी ले आके दो, तभी मैं यहाँ पर जो है आपको ये दूंगा, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। तो ये क्या करता है? बैंक के पास जाता है, ठीक है, बैंक के पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे ना 50,000 रुपए यहाँ पर बी पर्सन से चाहिए, वो गारंटी मांग रहे हैं, आप मेरे बिहाफ पे यहाँ पर गारंटी दे दो। तो बैंक क्या करता है? इस पर्सन के बिहाफ पे बी को गारंटी दे देता है कि 50,000 रुपए आप इसको उधार दे दो, ये आपको टाइमली यहाँ पर पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें एक्चुअली में बैंक ने कोई पैसा नहीं दिया है ए पर्सन को, पर एक गारंटी दी है, एक एश्योरेंस दी है, जिसकी वजह से इसको जो है क्रेडिट मिल जाता है। क्लियर है? अभी जो गारंटी वगैरह होता है बैंक जनरली तब देता है जब हम कोई क्रेडिट पे सामान वगैरह खरीदते हैं ना। जैसे एग्जांपल इसकी मेन कौन सी है? एक हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट है, जब भी हम कोई इंपोर्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पर बैंक गारंटी दे देता है। या फिर बैंक क्या करता है? हमारे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमारे बिहाफ पर एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन फंड बेस्ड। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं। इन नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग बैंक डज नॉट मेक एनी फंड्स आउटले बट ओनली गिव्स एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब गारंटी यहाँ पर देता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी हमारी आती है? लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी है, को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्लियर है? लेटर ऑफ क्रेडिट यूज किया जाता है इंपोर्ट के केस में, जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल का एक्सेप्टेंस कब होता है? जब हमने कोई सामान यहाँ पर उधार पे खरीदा है और यहाँ पर हमें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे जो सप्लायर है उसने हम पे ड्रॉ किया है, तो बैंक जो है हमारे बिहाफ पे हमारे साथ मिलकर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ताकि जो सप्लायर है उसको एश्योरेंस मिल सके कि अगर जो बोरोवर है वो किसी तरह का डिफॉल्ट करता है तो बैंक तो मुझे यहाँ पर पेमेंट कर ही देगा। क्लियर है? अब जैसे फंड बेस में क्या था? बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, पर इस केस में, ठीक है, नॉन फंड के केस में इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता, कमीशन चार्ज करता है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं कि कमीशन कहाँ पे चार्ज किया जाता है। तो नॉन फंड बेस्ड जब लोन एंड एडवांसेस होंगे वहां पर बैंक कमीशन चार्ज करता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो आप यहाँ पर बैंक और उसके जो फंक्शंस है उसके बारे में आपने समझ गए होंगे कि पूरा यहाँ पर क्या काम करता है, क्या स्ट्रक्चर होता है बैंक का। क्लियर है? तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे यहाँ पर फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसको हम आने वाले वीडियोस में कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, क्योंकि हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बैंक जो है काम करता है, कौन कौन सी हमारी बैंक्स होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिस्ट्री जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को समझने से पहले उसकी हिस्ट्री का हमें पता होना चाहिए कि ये चीज इवॉल्व कैसे हुई, ये बनी कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा इंडिया में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर रहा है उसकी यहाँ पर हिस्ट्री यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो इमर्जेंस ऑफ बैंक। सबसे पहले बैंक्स इंडिया में बनी कैसे, कौन सी बैंक हमारी यहाँ पर पहली बनी थी? तो यहाँ पर देखो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंडिया का जो पहला बैंक था जो बैंक की तरीके से यहाँ पर काम करने लगा था, वो कौन सा बैंक था? हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको 1770 ईस्वी में जो है कैलकाटा में जो है बनाया गया था। क्लियर है? तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि इंडिया का पहला बैंक कौन है? तो कौन सा बैंक है? हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान। इसके बाद और भी हमारे यहाँ पर बैंक जो है इस्टेब्लिश हुए, जैसे कि जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उद कमर्शियल बैंक। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल जो पुराने जमाने के बैंक थे, क्लियर है आपको, जो कि आजादी से पहले यहाँ पर बने थे। तो इस तरीके से जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक। तो अब जो प्रेसिडेंसी बैंक है, सबसे पहले हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंसी बैंक क्या है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अंग्रेज हमारे देश में आए, ठीक है, अपना बिजनेस करने के लिए, ठीक है, और धीरे धीरे उन्होंने अपने पूरे भारत पे हमारे जो है कब्जा कर लिया। तो जैसे ही जो अंग्रेज है, अंग्रेज में कौन सा आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना हमारे बिजनेस हमारे कंट्री में जो है बिजनेस करने के लिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब अंग्रेज, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जैसे ही इंडिया में आई वो अपना बिजनेस को फैलाना चाहते थे, ठीक है, और बिजनेस को करने के लिए, फैलाने के लिए उनको बैंकिंग सर्विसेज की जो है वो जरूरत थी। बैंक बिना बैंकिंग सर्विसेज के वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे थे, ना ही उसकी ग्रोथ कर पा रहे थे। तो यहाँ पर देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ यहाँ पर बैंक इस्टेब्लिश किए जिसकी हेल्प से वो जो है अपने बिजनेस को कर पाए, ठीक है, और अपने बिजनेस को फैला पाए इंडिया में। उन्हीं बैंक को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक। तो सिंपल मीनिंग, प्रेसिडेंसी बैंक ऐसी बैंक थी जिसको यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था ताकि उनको जो है मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज जो है यहाँ पर मिल पाए। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो प्रेसिडेंसी बैंक आर सेटअप इन द 3 प्रेसिडेंसीज, मतलब कि ये जो प्रेसिडेंसी बैंक थी वो हमारे 3 प्रेसिडेंसी जो है बैंक यहाँ पर एस्टैब्लिश किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसके बाद दैट वर द यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन इन द कंट्री, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो जो हमारे अंग्रेज है वो यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज को ले पाते थे। ये जो प्रेसिडेंसी बैंक थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, प्रशासन का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट था। क्लियर है। फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी आर गवर्न बाय द रॉयल चार्टर्स, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बनाया था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन पर्सन थे, जो ऑनर्स थे, वो जो है इसको ऑन करते थे इन बैंक्स को। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियर होगी कि प्रेसिडेंसी बैंक होती क्या है, और ये भी पता लग गया कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक यहाँ पर बने थे, वो कौन कौन से थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बैंक ऑफ कैलकाटा, ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता है ना, यहाँ पर बंगाल में पहली बार जो है यहाँ पर प्रेसिडेंसी बैंक जो है बनाया गया था, यहाँ पर 2 जून 1806, ठीक है। तो पहला हमारा प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ कलकत्ता। किसको कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, बैंक में कितनी तारीख को किया गया था, 2 जून 1806। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक हमारा था बैंक ऑफ इंडिया, जिसको यहाँ पर हमारा बॉम्बे में बनाया गया था 15 अप्रैल 1840 में। क्लियर है। ऐसे ही हमारा तीसरा जो बैंक था वो था हमारा बैंक ऑफ मद्रास, जो कि यहाँ पर 1843 ईस्वी में जो है यहाँ पर बनाया गया था। क्लियर है आपको। क्लियर है आपको यहां तक क्लियर है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 3 बैंक हमें पता लगे। इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि हमारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से हैं। तो पहला बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना। उसके बैंक ऑफ मद्रास जो कि हमारा यहाँ पर 1843 में बना था। क्लियर है आपको। क्लियर है। तो इनकी आपको सीरीज भी यहाँ पर जो है याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो जनरली देखो ये जो 3 हमने प्रेसिडेंसी बैंक देखे ना, जो हमें अभी अभी 3 प्रेसिडेंसी बैंक पढ़े हैं, ठीक है, 1921 में जाके जो है इन तीनों बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब ऐसा क्यों किया गया, देखो पहले 3 बैंक थे, उनके पास रिसोर्सेज कम थे, ठीक है, जिससे ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनको मिला के एक बड़ा बैंक बना दिया, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कैसे बना था। तो यहाँ पर देखो ऑल दिस 3 प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज टू फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। क्लियर है आपको। क्लियर है। उसके बाद देखो ये जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो अभी अंग्रेजों ने बनाया था, उसको ही आगे चलकर 1955 में जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया बना कैसे था। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक बनी, उससे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, फिर उससे ही जाके 95 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बना दिया गया। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एथनिक इंडियन बैंक्स। तो अभी तक जो हमने बैंक्स पढ़े तो आपने देखा कि उनपे जो ऑनरशिप थी या तो अंग्रेजों की थी या फिर जो हमारे यूरोपियन लोग थे जो आए थे इंडिया में बिजनेस करने के लिए, उनकी थी। जो हमने पहले 2 बैंक्स पढ़े थे ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया, वो जो है यूरोप से लोग आए थे जो बिजनेस करने आए थे, उन्होंने यहाँ पर बनाया था, यूरोपियन ने बनाया था। और जो हमने अभी प्रेसिडेंसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था।
तो अभी तक कोई भी हमारी इंडियन बैंक नहीं थी ऐसी, मतलब सारी ये इंडिया में ओपन थी, पर कोई भी ऐसी इंडियन बैंक नहीं थी जिसके ऊपर ऑनरशिप सारी की सारी इंडियन लोगों की, ऐसा बैंक नहीं था। तो यहाँ पर फाइनली जाकर 19th सेंचुरी और यहाँ पे 20th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ बैंक्स बनी जिसके ऊपर ऑनरशिप किसकी थी, हमारी इंडियन लोगों की थी, यानी कि इंडियन बैंक्स थी। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी हमारे यहाँ पर बैंक्स थी वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इससे जुड़ी बात बता दूं, जो पंजाब नेशनल बैंक थी वो हमारी पहली इंडियन बैंक थी, यानी कि पहली ऐसी बैंक जिसके ऊपर जो ऑनरशिप थी कंप्लीटली हमारे इंडियंस लोगों की ही थी, ठीक है, इसीलिए हम इसको पहला इंडियन बैंक भी यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है आपको? उसके बाद ऐसे ही हमारे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ठीक है, जो कि हमारे 1906 में बने थे, ठीक है। उसके बाद इंडियन बैंक था 1907 में बना, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स जो है वो यहाँ पर बने। क्लियर है आपको? क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारा नीड फॉर अ बैंकिंग रेगुलेटर। अब देखो 1920s में जाके, ठीक है, 1920s में जाके मतलब हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम था, मतलब बैंकों का जो सिस्टम था उसमें बहुत उथल पुथल होगी, जिसकी वजह से हमारे जो बैंक्स हैं, काफ़ी बैंक्स जो है उन्होंने अपनी वर्किंग जो है बंद करनी पड़ी। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई थी कि कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा था, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई और काफ़ी बैंक्स जो है यहाँ पर बंद करनी पड़ी। क्लियर है? तो यहाँ पर जाके 1920 में जाके यहाँ पर सोचा गया कि हमें एक ऐसा रेगुलेटर चाहिए, ठीक है, ऐसा रेगुलेटर चाहिए जो कि बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करे, ताकि ऐसी सिचुएशन फिर आगे देखने को ना मिले। तो यहां पर एक नीड अराइज हुई है कि बैंकिंग रेगुलेटर होना ही चाहिए जो बैंकों की निगरानी यहां पर प्रॉपर तरीके से रखेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारा जो हिल्टन यंग कमीशन था उसने यहां पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने की सलाह दी थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनना चाहिए जो कि बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर होगा। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बनेगा कि कौन सी कमीशन थी जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने की यहां पर सलाह दी थी, हिल्टन यंग कमीशन, और कब दी थी? 1935 में। क्लियर है आपको? क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहां पर, यहां तक हमें नीड अराइज हो गई बैंकिंग रेगुलेटर की। उसके बाद नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है। अब हमने यहां पर देखा कि काफी सारी हमारे इंडिया में बैंक्स थी, ठीक है, उसमें से ज्यादातर जो हमारी बैंक्स थी, सारी लगभग सभी बैंक जो थी वो कौन सी थी? हमारी प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी, मतलब उनकी ऊपर जो ऑनरशिप थी वो प्राइवेट लोगों की थी, गवर्नमेंट की नहीं थी, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट बैंक्स है वो अच्छी तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते थे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर वो अपना प्रॉफिट देखता है, ना कि कंट्री की ज्यादा डेवलपमेंट देखता है, पर गवर्नमेंट क्या है, उसे डेवलपमेंट चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक को स्टार्ट किया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब कि अब उसको जो है गवर्नमेंट बैंक्स को बना देना। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर के पहले बैंक्स हैं उनको अब गवर्नमेंट के अंडर ले आना, गवर्नमेंट बैंक्स में यहाँ पे तब्दील करना। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुई थी नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। मतलब 1948 में जाके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फाइनली बन गया और उसको एक नेशनल बैंक बनाया गया, मतलब गवर्नमेंट बैंक बनाया गया। क्लियर है? आगे चलकर जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 1955 में जाकर इसे भी जो है नेशनलाइज बैंक जो है वो बना दिया, नेशनल बैंक यहाँ पर जो है बना दिया गया, इसका भी नेशनलाइज कर दिया गया। फिर इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर 19 जुलाई 1969 को यहाँ पर हमारी 14 प्राइवेट बैंक, ठीक है, जो बड़ी सबसे बड़ी यहाँ पर 14 प्राइवेट बैंक थी उन्हें भी यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक्स में जो है कन्वर्ट कर दिया, उनका भी नेशनलाइजेशन कर दिया। तो शुरुआत कहां से हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करने से, ठीक है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे जो 14 प्राइवेट बैंक थे उनको भी यहाँ पर नेशनलाइज जो है वो कर दिया गया है। क्लियर आपको? क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे लीड बैंक स्कीम। अब ये लीड बैंक स्कीम क्या होता है? तो यहाँ पर देखो बैंकों की नेशनलाइजेशन कर दी गई थी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये जो बैंक्स है वो यहाँ पर हमारे देश के जो पिछड़े इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी तक ये सर्विसेज पहुंचा नहीं पा रहे हैं, रूरल एरियाज है, वहां पर इन बैंकिंग की जो सर्विसेज है, क्रेडिट फैसिलिटीज है वो मिल नहीं पा रही है। तो इसके दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ पर लीड बैंक स्कीम जो है वो चला, ठीक है। लीड बैंक स्कीम के अंडर क्या होता था? हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हर 1-2 डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर एक बैंक खोला जाता था, ठीक है। अब ये जो बैंक था वो क्या करता था? एक लीडर की तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखता था कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो एग्रीकल्चर है, उनको प्रॉपर तरीके से क्रेडिट फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं, उनको जो लोन एंड एडवांसेस मिलने चाहिए क्या उनको मिलने चाहिए, मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट करता था जिसकी हेल्प से आसानी से जो है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। रूरल एरियाज के जो किसान हैं, जो एग्रीकल्चर है, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनको यहाँ पर जो है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लीड नाम कैसे है? क्योंकि यहाँ पर बैंक जो है वो एक लीडर की तरीके से यहाँ पर काम करेगा। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा 1969 में। क्लियर है? रोल इसका सिंपल वही था कि डिस्ट्रिक्ट में,
एक बैंक को अलॉट करना है, ठीक है, और वो जो है एक लीडर की तरीके से काम करेगा। क्लियर है? क्या काम करेगा? जो हमारा क्रेडिट का फ्लो है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर और एमएसएमई में जो है बढ़ना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा लोन एंड एडवांसेस मिलने चाहिए ताकि उनकी भी यहाँ पर ग्रोथ हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीड अराइज हुई कि रीजनल रूरल बैंक्स भी होने चाहिए। अब रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखो जो ऐसे बैंक, ठीक है, वो स्पेसिफिकली किसी रीजन के लिए बनाए जाते थे, मतलब कि कोई पूरा एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया जो है सिलेक्ट कर लेते थे, और वो बैंक जो है उस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया यानी कि रीजन की डेवलपमेंट के लिए काम करता था, यानी कि वहां पर जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड करता था, ये किसी पर्टिकुलर रीजंस के लिए काम करता था। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, इन मीन वाइल 1974 में जो है गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक एक्ट पास किया, जिसकी हेल्प से यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया गया था। तो एमसीक्यू क्या बन सकता है कि रीजनल रूरल बैंक कब बने? 1974 में, और उसके लिए यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक एक्ट जो है वो पास किया गया था। क्लियर है? इसका मेन काम क्या था? एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड करना, ताकि वो जो है यहाँ पर ग्रोथ कर पाए उन लोन एडवांसेस की हेल्प से। क्लियर आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो आपने पहले देखा कि पहले हमारी जो बैंक थी वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि उसको गवर्नमेंट सेक्टर में बना दिया। ठीक है, पर 1990 की लिबरलाइजेशन के बाद, ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंकिंग के जो दरवाजे थे वो खोल दिया, मतलब कि अब प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक थे, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, वो भी यहाँ पर बैंक का काम कर सकते हैं, बैंक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर कई हमारे प्राइवेट बैंक जो है वो यहाँ पर बनी थी, जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे 1994 में आईसीआईसी लिमिटेड बैंक बना यहाँ पर। उसके बाद देखो अगस्त 1994 में एचडीएफसी बैंक बना। उसके बाद, ठीक है, इसी प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करते हुए काफी यहाँ पर नए प्राइवेट सेक्टर जो है वो बैंक्स बनाए गए, जिसमें हमारे पेमेंट्स बैंक भी आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आते हैं। क्लियर है आपको? सिंपली कहने का मतलब कि 1991 के बाद हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स है वो भी यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए थे, वो भी अब बैंकिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री थी बैंकिंग सेक्टर की इन इंडिया। ठीक है, कि इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे वो बना। क्लियर है? अब फाइनली अब इतना हमें पता लग गया है कि कैसे कैसे बैंक यहाँ पर बने, तो उसी के बेस पे हम यहाँ पर इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम फाइनली पढ़ेंगे कि आज के टाइम में, ठीक है, आज के टाइम में जो इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर वो कैसा है, ठीक है, कितने पार्ट्स में उनको जो है डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखो, जो हम इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला देखो यहाँ पर क्या है, शेड्यूल्ड बैंक्स, और दूसरा हमारे यहाँ पर क्या है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी बैंक्स आती हैं वो या तो शेड्यूल होंगी या फिर नॉन शेड्यूल होंगी। अब ये होती क्या है, तो एक ही करके इनको हम यहाँ पर जो है पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शेड्यूल बैंक। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे शेड्यूल बैंक की। तो एक सिंपल डेफिनेशन है शेड्यूल बैंक की, कि शेड्यूल बैंक, यहाँ पर देखो, शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जो बैंक्स उसके सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड है यानी कि रजिस्टर्ड है, उन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शेड्यूल बैंक। अब यहाँ पर ये जो शेड्यूल में शामिल होने के लिए बैंक को कई फॉर्मेलिटीज, कई रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है। तो सिंपल डेफिनेशन आपको क्लियर है, ठीक है, कि कोई भी ऐसी बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड है यानी कि रजिस्टर्ड है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शेड्यूल बैंक। ठीक है, और जो शेड्यूल बैंक होते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली आरबीआई का कंट्रोल होता है। जो भी फंक्शनिंग होती है वो जो भी आरबीआई कहता है शेड्यूल बैंक को वैसा ही करना पड़ता है, पूरा यहाँ पर आरबीआई का कंट्रोल होता है। क्लियर आपको? नेक्स्ट देखो, जैसे कि हमने बात की कि शेड्यूल बैंक बनने के लिए यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी होता है। तो पहली रिक्वायरमेंट देखो, द बैंक पेड अप कैपिटल एंड रेज्ड फंड मस्ट बी एट लीस्ट 5 लाख रुपीज। मतलब अगर उसे शेड्यूल बैंक बनना है तो कम से कम उसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख के इक्वल होनी चाहिए। अब ये पेड अप कैपिटल बेसिकली क्या होती है, तो यहाँ पर देखो, जब भी कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी अपने शेयर जो है वो इशू करती है, ठीक है, तो उन शेयर्स पे उसने जितना पैसा मंगवा लिया होता है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो, मान लो 50,000 शेयर, कितने हैं, 50,000 शेयर है, एक का प्राइस कितना है, 10 रुपए। तो यहाँ पर देखो, बैंकिंग कंपनी ने मान लो यहाँ पर पहली सिचुएशन की उसने 10 के 10 रुपए मंगवा ली, इससे क्या हुआ, उसे यहाँ पर 5 लाख रुपए जो है यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो इस केस में बैंक की जो पेड अप कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 5 लाख रुपीज। इसी के ऑपोजिट मान लो यहाँ पर बैंक ने क्या किया, 50,000 यहाँ पर जो है शेयर्स इशू कर दिए, पर इस पे जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 रुपए ही मंगवाए। ठीक है, मतलब इस शेयर्स पे पैसे कितने पे हुए, 5 रुपए। तो इस केस में आप देखोगे कि 5 रुपए आने की वजह से इस पे सिर्फ और सिर्फ हमें 2.5 लाख रुपए ही यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक की कंपनी की जो पेड अप कैपिटल होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए। तो अगर उसको शेड्यूल बैंक बनना है तो कम से कम उसकी पेड अप कैपिटल और रेज फंड किसके इक्वल होनी चाहिए, 5 लाख के इक्वल।
शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बैंक शेड्यूल बैंक बन जाता है, ठीक है, फिर उसको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले देखो, शेड्यूल बैंक एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एट अ बैंक रेट, ठीक है। अब बैंक रेट क्या होता है, जनरली देखो जो हमारा शेड्यूल बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो जिस रेट पर आरबीआई से बोरो करते हैं, पैसा बोरो करते हैं, उसे हम बैंक रेट करते हैं, ठीक है। और वो जो रेट होता है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो जनरली आप देखोगे लो होता है एज कंपैरिजन टू अदर सोर्सेस। क्लियर है आपको। तो अगर कोई शेड्यूल बैंक बन जाता है तो आसानी से आरबीआई से जो है लोन को बोरो कर सकता है। साथ के साथ वो यहाँ पर क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो जाता है। अब क्लियरिंग हाउस क्या होता है, जहां ऐसा हाउस जहां पर हमारे अलग अलग बैंक के जो है वो चेक्स क्लियर होते हैं। जैसे कि पीएनबी का चेक है, वो एसबीआई में डाला गया डिपॉजिट के लिए, तो पहले वो क्लियरिंग हाउस में जाएगा, वहां पर क्लियर होगा, सेटअप होगा दोनों बैंकों के बीच में, उसके बाद फाइनली जो है चेक की पेमेंट की जाएगी। क्लियर है आपको। तो यहां पर देखो, अगर कोई शेड्यूल बैंक है तो वो क्लियरिंग हाउस के जो बेनिफिट है वो ले सकता है, पर नॉन शेड्यूल बैंक ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद देखो यहाँ पर शेड्यूल बैंक शुड मेंटेन अ कैश रिजर्व रेशियो विद आरबीआई, ठीक है। अब कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग आपको पता है कि जो बैंक्स है उनको अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो है आरबीआई के पास जो है डिपॉजिट करवा के रखना पड़ता है, ताकि अगर फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो आरबीआई उसको फंड दे सके और उस प्रॉब्लम को खत्म किया जा सके। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है शेड्यूल बैंक से रिलेटेड, इनके ऊपर भी यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो हमारे शेड्यूल बैंक्स होते हैं, फर्दर हम उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे होते हैं यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, और एक हमारे यहाँ पर होते हैं शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। उनके बारे में हम आगे इस लेक्चर में डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि शेड्यूल बैंक को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। अब आप लोगों को पता लग ही गया होगा नॉन शेड्यूल बैंक का मतलब ऐसी बैंक जो शेड्यूल नहीं है, यानी कि जिसको यहाँ पर आरबीआई एक्ट के जो सेकंड शेड्यूल है उसमें उसका नाम रजिस्टर नहीं है, जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। क्लियर आपको, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। क्लियर है आपको, यहाँ पर इसका मीनिंग आपको क्लियर है। एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए करें क्या आपको यहाँ पर क्लियर है। फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको नॉन शेड्यूल बैंक का मीनिंग यहाँ पर क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, तो नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक इज गवर्न बाय यहाँ पर हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो जैसे कि बात की, अगर शेड्यूल बैंक है तो उस केस में आरबीआई बता रहा है कि आपको कम से कम 5 लाख तो होनी चाहिए। तो पर नॉन शेड्यूल बैंक में क्योंकि वो आरबीआई के अंडर नहीं है, तो इस केस में यहाँ पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो बताएगा कि नॉन शेड्यूल बैंक की कितनी मिनिमम यहाँ पर कैपिटल वगैरह रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है बैंक्स की नेचर पे। क्लियर है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब क्योंकि ये नॉन शेड्यूल बैंक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर इसका नुकसान क्या होगा कि ये बोरोविंग नहीं कर सकती, बैंक रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरोविंग नहीं कर सकती। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन होती है, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो उस केस में वो बोरोविंग कर सकती है बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, पर नॉर्मल केस में नहीं कर सकती। उसके बाद देखो, ये यहाँ पर क्लियरिंग हाउस के मेंबर नहीं बन सकते, यानी कि इनको क्लियरिंग हाउस की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं मिल सकती। क्लियर है आपको। क्लियर है, तो यहां तक एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। तो यहां पर हमने बेसिकली हमने समझ लिया कि बैंकिंग स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक शेड्यूल एक नॉन शेड्यूल, दोनों का ही हमने यहाँ पर मीनिंग कर लिया है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि शेड्यूल्ड बैंक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और दूसरा हमारा यहाँ पर शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर, आपको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो एक एक करके हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये जो हमारा कमर्शियल बैंक है यहाँ पर नेम लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, तो सिंपली मैं आपको बताऊं, ऐसा बैंक, ठीक है, ऐसा बैंक जो कि कस्टमर से डीलिंग करता है, ठीक है, कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक। अब ये डीलिंग करने का मतलब क्या है कि इस बैंक में, ठीक है, इस बैंक में कोई भी कस्टमर जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, उसमें पैसे डिपॉजिट करवा सकता है, जिसके ऊपर बैंक को यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही कोई भी यहाँ पर पर्सन जो है इस बैंक से जो है लोन वगैरह ले सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर देखो ये बैंक डायरेक्टली पब्लिक से डीलिंग कर रहा है, इसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, इसे भी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसे लोन वगैरह दे रहा है। तो ऐसे बैंक्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कस्टमर के साथ यहाँ पर डील करता है। सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट कमाना, ठीक है। ये जो कमर्शियल बैंक का नेम ही क्या है, यहाँ पर जो काम करती है, ठीक है,
जिसका मेन काम यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट कमाना। ये अपने लैंडिंग फंक्शंस और डिपॉजिट इस तरीके से करती है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप प्रॉफिट कमा सके। अब ये प्रॉफिट कैसे कमाती है, तो यहाँ पर देखो मान लो ए पर्सन है, ठीक है, इससे इसने 5,000 रुपए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जिसपे इसने 5% का यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया। उसके बाद इसी में से पैसा जो है मान लो 5,000 ही, यहाँ पर एक बी पर्सन है उसे यहाँ पर जो है लोन दे दिया और उस पर जो है 10% का इंटरेस्ट चार्ज किया। तो यहाँ पर देखो कि 5% का जो इंटरेस्ट है उसका यहाँ पर प्रॉफिट हो गया किसको, कमर्शियल बैंक को। तो ऐसे बैंक को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक, जिसका जो कि पहला पॉइंट कस्टमर के साथ डील करता है, दूसरा क्या है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है। क्लियर। अब हम हमारी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसको भी हम यहाँ पर कई टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं, तो एक एक करके हम वहां पर इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की यहाँ पर टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, नाम से आपको पता है ये गवर्नमेंट बैंक्स होती है, यानी कि इनके ऊपर जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट के अंडर ही जो है काम परफॉर्म करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर डेफिनेशन देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज इन विच द गवर्नमेंट होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टॉक। यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके शेयर्स में, ठीक है, जिसके शेयर्स में 50% से ज्यादा, यानी कि 51% जो शेयर्स है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास हैं, ठीक है। और क्योंकि 51% गवर्नमेंट के पास है तो इनके ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल होता है, ऑनरशिप भी इसकी किसके ऊपर होती है, गवर्नमेंट की ही होती है। तो सिंपल एक डेफिनेशन है कि अगर किसी भी बैंक में जो ऑनरशिप है, अगर 51% जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, तो उसे हम यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के अंडर जो है वो ले आएंगे। क्लियर है आपको। इस समय जो है हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके अलावा 11 नेशनलाइज्ड बैंक है, यानी कि हमारे देश में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर यहाँ पर बैंक है, जिसमें से एक हमारा स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है और 11 हमारे दूसरे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसकी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने लिखी हुई है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है किसकी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू बनता है कि हमारे देश में अभी टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर हमारा 12। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसा बैंक है जिसके ऊपर प्राइवेट प्लेयर्स की, प्राइवेट लोगों की जो है ऑनरशिप होती है, यानी कि इसमें जो 51% शेयर्स होते हैं वो किसने खरीदे होते हैं, किसके पास होते हैं, हमारे प्राइवेट प्लेयर्स की। तो यहाँ पर देखो प्राइवेट सेक्टर्स आर दोज विच द प्राइवेट प्लेयर्स होल्ड मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्टॉक। स्टॉक का मतलब यहाँ पर शेयर्स है। 50% से अगर किसी भी बैंक में शेयर जो है प्राइवेट प्लेयर्स ने ऑन किया हुआ है तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। अभी हमारे देश में जो है 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हमारी ये रही, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और बंधन बैंक। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है किसकी, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स की, ठीक है। तो टोटल कितनी हमारी यहाँ पे 21 प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। क्लियर है आपको। उसके बाद देखो कुछ हमारी यहाँ पर गाइडलाइंस है, अगर आप यहाँ पर यूनिवर्सल बैंक प्राइवेट सेक्टर में खोलना चाहते हो। अब यहाँ पर यूनिवर्सल बैंक, इसका भी थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा दूं। यूनिवर्सल बैंक का मतलब ऐसी बैंक जो कि बैंकिंग की सारी ही सर्विसेज लगभग प्रोवाइड करती है, मतलब कि ये बने ही यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, और यहाँ पर आपको बैंकिंग की हर सर्विसेज जो एक नॉर्मल बैंक प्रोवाइड करती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अकाउंट खुलवाने से लेकर पैसे विड्रॉ करवाने तक, लोन लेने तक, सभी एक्टिविटीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बैंक। क्लियर है। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर कोई पर्सन यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर में बैंक खोलना चाहता है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले देखो कम से कम उसकी जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 500 करोड़। उसके पास जो है 500 करोड़ रुपए तो होने ही चाहिए, ठीक है। शेयर्स पे 500 करोड़ रुपए यहाँ पर मिलने ही चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर द बैंक शुड मेंटेन अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ ऑल द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले बोला गया कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ होनी चाहिए। उसके बाद बैंक को हर समय कम से कम यहाँ पर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से होनी चाहिए। अब ये नेटवर्थ क्या होता है, सिंपली मैं आपको कहूँ कि जब हम अपने टोटल एसेट्स में से, ठीक है, जितने हमारे पास एसेट्स हैं, जितना हमारे पास पैसा वगैरह, उसमें से हमारी जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का मतलब जो हमने पे वगैरह करना है, ठीक है, बाहर वाले पार्टीज से जो हमने पैसा वगैरह लिया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो बाकी जो हिस्सा बचता है वो हमारा क्या होता है, नेटवर्थ है। तो इस बैंक को 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेटवर्थ भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई यहाँ पर रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल का मतलब चूंकि इंडिया में रहता है, इंडिया का रेजिडेंस है, तो कम से कम उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस में, तभी वो कोई यहाँ पर बैंक को ओपन
कर सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस आर नॉट एलिजिबल टू सेटअप बैंक। जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं वो बैंक को सेटअप नहीं कर सकती, हालांकि वो यहाँ पर किसी भी बैंकिंग कंपनी में इन्वेस्ट जरूर कर सकती है, और इन्वेस्ट करने की जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पर फिक्स है, कम से ज्यादा 10%, उससे ज्यादा। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा जो एफडीआई है, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि बाहर वाले जो है, हमने इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात कर ली, बाहर वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो इंडिया में कितना मैक्सिमम यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई भी बैंकिंग कंपनी है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ 74% तक ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारे टोटल बैंकिंग सेक्टर में 74% ही एफडीआई को जो है यहाँ पर ले आना पॉसिबल है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये हमारी कुछ गाइडलाइंस है किसके रिगार्डिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिगार्डिंग। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू हमारा यहाँ पर कुछ बन सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फॉरेन बैंक्स, ठीक है, तो ये भी हमारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंडर ही आती है। अब फॉरेन बैंक्स होती है सिंपल ऐसी बैंक, ठीक है, ऐसी बैंक जो कि बाहर देश में जो है इस्टेब्लिश हुई है, वहां पर बनी है, बाहरले देश की बैंक है, पर वो इंडिया में आके काम करे, यानी कि उसने अपनी ब्रांचेस जो है इंडिया में ओपन की हुई। क्लियर है? जैसे कि हमारे सिटी बैंक होगी, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, वो सारे क्या है, हमारे अमेरिका के बैंक है, पर उन्होंने इंडिया में ब्रांचेस खोली हुई है ताकि वो जो है इंडिया में भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाए। वो सारे क्या है, हमारे फॉरेन बैंक्स हैं। तो यहाँ पर देखो फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक विच आर इस्टेब्लिश, जो कि बनी है और हेडक्वार्टर इन कंट्रीज अदर देन इंडिया। ठीक है, हेडक्वार्टर मतलब कि उनका जो मेन हेड ऑफिस है वो जो है इंडिया के बाहर है। तो सिंपल भाषा, बाहर बनी है और उसका हेडक्वार्टर भी बाहर ही है, ठीक है, और उसकी ब्रांचेस इंडिया में काम करे, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरेन बैंक। क्लियर है आपको? अब ये जो बैंक होती है, जो हमारी फॉरेन बैंक्स होती है, वो मेनली किस चीज पे फोकस करती है, फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, इन्होंने ब्रांचेस इसीलिए खोली होती है इंडिया में ताकि वो जो फॉरेन ट्रेड है ना उसको फैसिलिटेट कर पाए, वहां पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, जब भी फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करना तो आसानी से एक्सचेंज किया जा सके, ताकि फॉरेन ट्रेड को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए हम इसको एक्सचेंज बैंक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मेनली एक्सचेंज का ही काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का ही यहाँ पर काम करते हैं। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी ऐसी बैंक है जिसको हम एक्सचेंज बैंक भी कह सकते हो, तो आंसर कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर, फॉरेन बैंक। क्लियर है आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा लोकल एरिया बैंक। ठीक है, अब ये लोकल एरिया बैंक क्या होते हैं, तो जनरली देखो, जनरली हमारे जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, कुछ हमारे ऐसे एरियाज हैं जो कि जहां पर बैंकिंग सर्विसेज अभी तक मिल नहीं पा रही थी, ठीक है, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वहां तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो है लोकल एरिया बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किए। अब ये लोकल एरिया क्या थे, एक पर्टिकुलर एरिया डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है ओपन किए जाते थे, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में इनका काम क्या होता था, अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज, बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ताकि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पर मिल सके। ठीक है, इसको हम लोकल बैंक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि लोकल लेवल पे ही काम करते थे, डिस्ट्रिक्ट में ही यहाँ पर जो है काम करते थे। तो यहाँ पर देखो इसको सेटअप किया गया था हमारा यहाँ पर लोकल एरिया बैंक स्कीम के अंडर, जो कि अगस्त 1996 में जो है यहाँ पर आई थी। क्लियर है? तो स्कीम का नाम भी यहाँ पर रखना, स्कीम क्या है, लोकल एरिया बैंक स्कीम, और डेट कब है, अगस्त 1996। क्लियर है आपको? अब इंटेंशन क्या थी यहाँ पर, सिंपल सी इंटेंशन थी गवर्नमेंट को कि यहाँ पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर जो हमारे पिछले डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसपे बैंकिंग सर्विसेज अभी नहीं मिल रही है, वहां पर जो है प्रॉपर तरीके से बैंकिंग सर्विसेज को यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। क्लियर है आपको? क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर है? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको लोकल एरिया बैंक्स का मीनिंग यहाँ पर क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए चैट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स, पहले भी इसका हमने मीनिंग कर लिया था। रीजनल रूरल बैंक्स ऐसे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, जियोग्राफिकल एरिया के लिए बनाए जाते हैं, और वो उसी एरिया में जो है यहाँ पर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है और यहाँ पर अपनी फैसिलिटीज वगैरह को प्रोवाइड करता है। और जो रीजनल रूरल बैंक्स थे, नाम से आपको पता है कि रूरल एरियाज के लिए बनाया गया था, मतलब कि हमारे देश के जो रूरल एरियाज हैं, जो जहाँ पर अभी बैंकिंग सर्विसेज जो है नहीं मिल पा रही है, वहां पर बैंक खोले गए, और वो बैंक ने यहाँ पर लोगों को जो भी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि लोन वगैरह, एग्रीकल्चर के लोन हो गया, पर्सनल लोन वगैरह, ये सारे जो है प्रोवाइड करते थे। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो इसको इस्टेब्लिश किया था 1975 में, जिसके लिए यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक एक्ट जो है पास किया गया था। तो ये दोनों डेट्स हमारी इंपॉर्टेंट है। एक्ट कौन सा है? रीजनल रूरल एक्ट 1976। क्लियर है आपको? अब इसी जो रीजनल रूरल बैंक्स है, ठीक है, अब जब भी वो बनती हैं तो उनको जो है इसी एक्ट के अंडर जो है इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है, और इसी एक्ट के अंडर जो है वो यहाँ पर काम करती है। तो एक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?
क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पर रीजन रूरल बैंक्स प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज, ठीक है। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इनको बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक जो है वो काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएटेड बैंक्स। अब ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं? सिंपल अगर मैं एक लाइन में इसका मीनिंग समझाऊं आपको, ऐसी बैंक्स जो यूनिवर्सल नहीं होती है। जैसे यूनिवर्सल का मीनिंग हमने समझा था ना, ऐसी बैंक, यूनिवर्सल बैंक कौन सी बैंक होती है? ऐसी बैंक जहां पर आपको लगभग बैंकिंग की हर सर्विसेज जो बैंक एक प्रोवाइड करता है जनरल पब्लिक को, वो आपको मिल जाती है। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स कौन सी बैंक हुई? ऐसी बैंक जहां पर आपको बैंकिंग की सभी सर्विसेज नहीं मिलती है, कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज ही यहाँ पर मिलती है, जैसे कि पेमेंट रिसीव करना, पैसे पे करना, पैसा रिसीव करना पब्लिक के लिए, ठीक है। तो ऐसी सर्विसेज यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए बैंक जो है बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट आर लाइसेंस्ड बाय आरबीआई, जिनको लाइसेंस कौन देता है? यहाँ पर आरबीआई देता है, टू प्रोवाइड स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज ही बैंक जो है प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि इसको लाइसेंस कौन देता है? यहाँ पर हमारा आरबीआई। क्लियर है। तो यहाँ पर दो हमारे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटेड बैंक होते हैं, एक हमारे होते हैं पेमेंट्स बैंक और एक हमारे होते हैं यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली देखो, जो पेमेंट बैंक होते हैं वो पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जब पेमेंट करनी हो तो हम जो है इन बैंक्स के जरिए आसानी से यहाँ पर जो है पेमेंट करवा सकते हैं। बहुत ही इजीली हम यहाँ पर पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आरबीआई ने। क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया? ताकि जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं, जिनकी बहुत ज्यादा इनकम लो है, वो नॉर्मल बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं ले पा रहे हैं, नॉर्मल बैंक में अपना अकाउंट वगैरह ओपन नहीं कर पा रहे हैं, वो जो है इस बैंक की हेल्प से जो है जो हेल्प से बैंकिंग सर्विसेज को यहाँ पर ले पाए। क्लियर है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? पेमेंट्स बैंक। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनको रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है। और जो हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, जो आरबीआई एक्ट है, उनके रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इनको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पर देखो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई, ठीक है। रजिस्टर्ड कहाँ पे होंगी? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। रेगुलेशन कैसे होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट, उन दोनों एक्ट के हिसाब से। रेगुलेशन का मतलब कि उनको रेगुलेट करना। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब आपको पता है कि रूरल एरियाज, पिछड़े हुए इलाके जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल रही है, वहां पे स्मॉल फाइनेंस देने, मतलब ज्यादा लार्ज अमाउंट में लोन वगैरह नहीं देने, स्मॉल अमाउंट यहाँ पर देने। क्लियर है। उसी को हम यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कहते हैं। तो यहां पर देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक आर दोज बैंक विच प्रोवाइड्स क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस यूनिट्स, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर ऑर्गेनाइज, ठीक है, अदर अनऑर्गेनाइज। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक जो फाइनेंस देता है यानी लोन देता है, उनकी अमाउंट छोटी होती है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे छोटे कंपनीज को ही, मार्जिनल फार्मर्स को ही, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। क्लियर है आपको? क्लियर है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है कि कितना यहाँ पर अमाउंट होती है, स्मॉल होती है, और किनको यहाँ पर प्रोवाइड करता है, वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। नेक्स्ट को हमारा यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? सिंपली देखो, ऐसी बैंक्स जो कुछ लोग आपस में मिलकर कोऑपरेशन के साथ मिलकर बनाते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक पर्सन ए था, बी था, सी, डी, ई, ये 5 पर्सन थे। तो इन्होंने क्या किया? आपस में मिलकर कॉर्पोरेशन के साथ एक यहाँ पर बैंक बनाई, जिसका नाम दिया XYZ लिमिटेड, तो ये बैंक को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि इन्होंने आपस में मिलकर इसको जो है बनाया है। अब इस बैंक को बनाने का पर्पस क्या होता है? ठीक है, अब ये बैंक क्या करेगी फाइनली? तो यहाँ पर देखो बैंक का मेन काम होता है अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना, इस तरीके से काम करना ताकि वो जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इस बैंक को बनाया है, उसकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो। इनको जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करती है, इनको यहाँ पर लैंड भी करती है, जो बैंकिंग सर्विसेज है वो सभी इसको जो है प्रोवाइड करती है। क्लियर है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स, जहां पर कुछ लोग आपस में मिलकर कोऑपरेशन के साथ एक बैंक को क्रिएट करते हैं, जो और वो बैंक जो है उन सभी मेंबर्स की ग्रोथ के लिए काम करती है। मतलब अब कहने का मतलब क्या है? पूरे मेंबर्स को एक साथ लेकर चलती है, उनके म्यूचुअल ग्रोथ की यहाँ पर बात करती है। तो यहाँ पर मीनिंग देखो, एक कोऑपरेटिव बैंक इज अ स्मॉल साइज फाइनेंशियल एंटिटी, ये हमारे स्मॉल साइज की होती है। जनरली कोऑपरेटिव बैंक जो है स्मॉल साइज के होते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग मिलकर यहाँ पर उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, छोटे लेवल पे ये काम करती है। और एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, वेयर इट्स मेंबर्स आर द ओनर्स एंड द कस्टमर ऑफ
द बैंक, ठीक है। अब इस कोऑपरेटिव बैंक के जो मेंबर्स होते हैं वही इसके ऑनर्स भी होते हैं, क्योंकि उन्हीं ने उसको स्टार्ट किया होता है, और कस्टमर भी होते हैं, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक जो है अपनी मेंबर्स को ही सारी बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है। जैसे अगर किसी को डिपॉजिट करवाना है तो वो इसमें डिपॉजिट करवा देगा, कोऑपरेटिव बैंक उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, किसी को पैसे की जरूरत है तो वो उसी मेंबर को जो है यहाँ पर पैसे भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोऑपरेटिव जो मेंबर्स हैं उनको तो प्रोवाइड करता ही है कोऑपरेटिव बैंक फैसिलिटीज, इसके अलावा जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं, उनको भी फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दे आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको इंडिया में रेगुलेट कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जब भी कोऑपरेटिव बैंक बनेगी तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी यहाँ पर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया आर गवर्न एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज एक्ट 1955, ठीक है। तो गवर्न का मतलब क्या है कि जब कोऑपरेटिव बैंक अपने फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करेगी तो उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और 1955 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहां तक हमने जो है इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट यहां पर डिस्कस कर लिए, हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको यहां पर डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा है, कितने पार्ट्स में हम उसको जो है डिवाइड करते हैं, कौन सी बैंक हमारी किसके अंडर आती है। तो यहाँ पर अगर हम सम अप करें तो पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को इंडिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है शेड्यूल बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो शेड्यूल है वो बैंक है जो कि आरबीआई के एक्ट के अंडर सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होता है, और नॉन शेड्यूल वो बैंक है जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं होता है, इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर है? आगे फर्दर हम शेड्यूल बैंक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। एक हमारा होता था यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एक हमारा होता था शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हमने कमर्शियल बैंक का मीनिंग भी समझ लिया कि कमर्शियल बैंक वो जो कस्टमर के साथ डीलिंग करता है, ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कमर्शियल बैंक के भी कई हमने यहाँ पे टाइप देखे, जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनके भी हमने यहाँ पर मीनिंग जो है देख लिए। कोऑपरेटिव बैंक जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो भी हमने यहाँ पर जो है डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी भी तरह का आपको इसमें डाउट हो तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आगे हम जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं वो और फटाफट से आपने जो है उसके आंसर मुझे बताने हैं। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहां तक क्लियर है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए शेड्यूल बैंक इज वन दैट इज लिस्टेड इन द डैश ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। एक शेड्यूल बैंक कौन सी होती है जो कि आरबीआई के किस शेड्यूल में जो है रजिस्टर्ड होती है? क्या वो फर्स्ट शेड्यूल है, क्या वो सेकंड शेड्यूल है, क्या वो थर्ड शेड्यूल है, या फिर फोर्थ शेड्यूल है? तो अभी हमने अभी जस्ट अभी बात की थी कि वो हमारा क्या है यहाँ पर सेकंड शेड्यूल है। कोई भी ऐसी बैंक जो कि आरबीआई के एक्ट सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होती है, इंक्लूड होती है, उसी को हम यहाँ पर शेड्यूल बैंक कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल ए बैंक मस्ट हैव टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को शेड्यूल बैंक बनना है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जिसको फुलफिल करना होता है। उसमें से एक रिक्वायरमेंट थी उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि बैंक की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए। क्या वो 2 लाख होनी चाहिए, क्या वो 4 लाख होनी चाहिए, क्या वो 5 लाख होनी चाहिए, या फिर 6 लाख होनी चाहिए? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, फटाफट से आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी 5 लाख। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर हमारी 5 लाख होनी चाहिए। क्लियर आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से हमारी ट्रू है रिगार्डिंग द शेड्यूल बैंक्स इन इंडिया? शेड्यूल बैंक के रिगार्डिंग कौन सी हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बैंक पेड अप कैपिटल एंड रेज फंड मस्ट बी एट लीस्ट 5 लाख रुपीज। कोई भी ऐसी शेड्यूल बैंक है जिसकी मिनिमम जो है पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपीज। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट देखो, शेड्यूल बैंक्स आर एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एट बैंक रेट एंड ऑब्टेन मेंबरशिप इन क्लियरिंग हाउस। तो जो शेड्यूल बैंक है वो यहाँ पर आरबीआई से बैंक रेट पे बोरो कर सकती है, साथ के साथ वो क्लियरिंग हाउस के मेंबर भी बन सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट देखो, शेड्यूल बैंक शुड मेंटेन अ कैश रिजर्व रेशियो विद द आरबीआई एट द रेट सेट बाय इट, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैश रिजर्व रेशियो जो है मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास शेड्यूल
शेड्यूल बैंक हो। तो क्या ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? तो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू है रिगार्डिंग द शेड्यूल बैंक, रिगार्डिंग द शेड्यूल बैंक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन शेड्यूल बैंक इज गवर्न बाय, जैसे कि हमने बात की थी शेड्यूल बैंक की कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉन शेड्यूल बैंक है उनको भी देखो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल जो है रखनी पड़ेगी ना, उसकी रिक्वायरमेंट अब किस एक्ट के अंडर आती है? तो उसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, क्या वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर यहाँ पर आंसर बता दिए कौन सा एक्ट हमारा यहाँ पर आता है। फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये हमारा यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कर लिए हैं बैंकिंग स्ट्रक्चर से, क्लियर आपको?